नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म के क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था। तो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप सभी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये सभी वीडियोस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन। तो इसके ऑप्शन है 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी या 7 कैलोरी। तो आपको बताना है 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी एनर्जी होती है। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती हैं, तो वहीं से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 कैलोरी। 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 8 कैलोरी होती हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? वाई इज गुड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ? तो इसके ऑप्शन है भंगिमा, विकास, हाजिर जवाबी, अच्छी आदत। तो आपको अच्छा पोषण यानी गुड न्यूट्रिशन यानी अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास या डेवलपमेंट। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण हमारे विकास के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, टायलिन पाया जाता है। टायलिन इज फाउंड। तो इसके ऑप्शन है जठर में, लार में, अग्नाशयी रस में या आंत्रिय में। तो टायलिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लार में। टायलिन एंजाइम लार या स्लाइवा में पाया जाता है। और हमारे में कितनी स्लाइवा ग्लैंड्स होती हैं? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो होती है 6। और शरीर में 6 मुख्य लार ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग? तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आपको बताना है जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। घाव को भरने में विटामिन सी मदद करता है, और रक्त के थक्के को जमाने में यानी ब्लड क्लॉटिंग में तो उसमें विटामिन के हेल्प करता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? तो इसके ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल या कैल्सीफेरॉल। तो आपको बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। जैसे हमने पिछली वीडियो में एक विटामिन का रासायनिक नाम जाना था, विटामिन बी का, तो वैसे ही आपको यहाँ बताना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी जो है ये फैट में यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है। एंजाइम एमाइलेज फंक्शंस। तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन्स पर, लिपिड्स पर, न्यूक्लिक अम्लों पर या कार्बोहाइड्रेट पर। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो किस पर कार्य करता है, यानी वो किसके पाचन में हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट पर। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी? तो इसके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस किस से हमको एनर्जी मिलती है और कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। तो अगर आपने वो वीडियो और वो क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन। विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और फैट से भी हमको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन एनर्जी का मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, पहले नंबर पे ये आता है, उसके बाद आता है फैट, और सबसे लास्ट में यानी जब बहुत रेयर कंडीशन हो जाती है तब हमें प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है। प्रोटीन इज फाइनली ब्रोकन डाउन इनटू। तो इसके ऑप्शन है एमिनो अम्ल, पेप्टॉन्स, ग्लिसरॉल या पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन अंतिम रूप में किस में टूटता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एमिनो अम्ल।
प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूटता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इसके ऑप्शन है 63%, 17%, 12% या 1%। तो मानव शरीर में कितने परसेंट प्रोटीन होता है उसकी टोटल बनावट में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 17%, यानी 17%। मानव शरीर में प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी भी होता है और ये हमारी बॉडी में 17% टोटल बनावट का होता है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि प्लेयर शुड टेक मोर शॉट बिकॉज। तो इसके ऑप्शन, नमक शक्ति का एक स्रोत है, पसीना निकलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, नमक रक्त परिसंचरण को तेज करता है, नमक भोजन के पोषण गुण को बढ़ा देता है। तो खिलाड़ियों को नमक क्यों लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, लगभग सबको पता होगा, ऑप्शन बी, पसीना निकलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जिससे उनको पसीना बहुत आता है और जब पसीना निकलता है तो हमारे बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प वगैरह आ सकते हैं। तो इसीलिए हमको पानी में नमक या फिर नमक की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि हमारी मसल्स क्रैम्प ना आए और हमारे अंदर सॉल्ट की कमी भी ना हो। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन। तो इसके ऑप्शन है एसिडिक कोलोन में, पेनक्रियाज में, डिसेंडिंग कोलोन में या उदर व छोटी आंत में। तो आपको बताना है प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उदर एवं छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन स्टमक यानी उदर में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर बात करें तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ पर पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है और फिर छोटी आंत में जाएगा तब वहाँ पे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो इस कार्य में मदद करता है। तो इसीलिए प्रोटीन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन और उदर में होता है। नेक्स्ट, इसमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है, विच इज द बेस्ट वे टू गेट कैल्शियम। तो इसके ऑप्शन है साइट्रस फल, सूखा खमीर, दूध या वनस्पति तेल। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा किस में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूध या मिल्क। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध या मिल्क होता है। 100 ग्राम मिल्क में 113 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर और लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं आ रहा। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस चाहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे से वीडियोस बना सकूं। देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज कर दिए हैं। अब 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इस तरीके से मैं हर वीडियो में ला रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरी मेहनत का ख्याल रखिए और वीडियोस को शेयर करिए और अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हैज द लीस्ट कैलोरीज। तो इसके ऑप्शन है गाय का दूध, अंडा, मक्खन या पनीर। तो सबसे कम कैलोरी किसमें होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गाय का दूध। निम्नलिखित में से गाय के दूध में सबसे कम कैलोरी यानी सबसे कम फैट होता है। नेक्स्ट, बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ना हो पाए। शुड चिल्ड्रन बी प्रोवाइडेड विद इनफ कैल्शियम एंड विटामिन रिच फूड सो दैट दे डू नॉट गेट इट। तो इसके ऑप्शन है रिकेटस, ऑस्टियोरॉक्सिनोमा, पोलोमाइलाइटिस, ओस्टिमा। तो आपको बताना है कि बच्चों में कैल्शियम और विटामिन की कमी से क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिकेट्स। बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इसकी कमी में होता क्या है? तो इसमें हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन एलिमेंट ऑफ मिल्क। तो इसके ऑप्शन है केसिन, केराटिन, प्रोटामिन या ग्लूटेन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है, यानी दूध का मेन प्रोटीन कौन सा है इसमें से।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैसीन। कैसीन दूध का एक जातीय तत्व है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रेनिन एंजाइम के बारे में बताया था जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो रेनिन एंजाइम करता क्या है, वो कैसे ये करता है, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। रेनिन एंजाइम जो है वो कैसीन प्रोटीन के साथ रिएक्शन करता है और इसको ठोस और अघुलनशील यानी नॉन सॉल्युबल कैल्शियम में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं पैरा कैसिनेट। इसमें कन्वर्ट कर देता है जिससे दूध दही में बदल जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? तो इसके ऑप्शन है 60%, 65%, 70% या 75%। तो मनुष्य में पानी की कितनी मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 70%। मानव शरीर में 70% पानी होता है। तो पानी सभी जीवों के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, यानी जल ही जीवन है। ये आपने कोटेशन सुना ही होगा, क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेमरेज इन ह्यूमंस? तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ई। तो किस विटामिन की कमी से हेमरेज का खतरा बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन के की कमी से हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इससे हमारे चोट लगने पर ब्लड रुकता नहीं है और वो बहता रहता है। नेक्स्ट, कोष्ठबंधता का कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन? तो इसके ऑप्शन है बड़ी आंतों की निष्क्रियता, ज्यादा भोजन करना, पानी की कम मात्रा लेना या उपयुक्त सभी। तो कोष्ठबंधता यानी कॉन्स्टिपेशन का क्या कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पानी की कम मात्रा लेना, टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम पानी की कम मात्रा लेते हैं तो इससे कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत और होती है। इसके अलावा भी बहुत से रीजन होते हैं जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कुछ, जैसे हमारा जो भोजन हो उसमें अगर फाइबर की कमी है तो भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा वाटर का तो पता ही है, कैल्शियम एंड पोटेशियम की भी अगर कम मात्रा हुई तो भी इसकी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कम भोजन होने से, यानी भोजन की भी मात्रा कम है, या ज़्यादा फास्टिंग से भी, यानी ज़्यादा उपवास भी नहीं रख सकते हम, इससे भी। और पांचवा अगर हम करें तो ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। नेक्स्ट, संतुलित आहार में होना चाहिए। शुड इट बी अ बैलेंस डाइट? तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। तो संतुलित आहार ही वही आहार होता है जिसमें ये सभी चीजें पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल, ये सभी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 4:1:1। बैलेंस डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन और वसा का रेशियो 4:1:1 होना चाहिए। नेक्स्ट, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का क्या उपयोग होता है? हाउ इज द अपेंडिक्स यूज्ड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो इसके ऑप्शन है पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने में, पाचन क्रिया में तापमान बनाए रखने में, पाचन रस का स्राव करने में, पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं होता। मानव शरीर में अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत में पाई जाने वाली एक संरचना है, ये एक अवशेषी अंग कहा जाता है और इसका पाचन क्रिया में कोई कार्य नहीं होता है। क्योंकि एक अवशेषी अंग है, इसीलिए इसके शरीर से अलग हो जाने पर भी हमारे पाचन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए।
व्हाट इज द हाईएस्ट डोज और लॉन्ग डिस्टेंस रनर शुड कंज्यूम? तो इसके ऑप्शन है वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या खनिज पदार्थों की। तो एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में क्या ज्यादा लेना चाहिए, यानी उसको अपनी डाइट में किस चीज की मात्रा अधिक लेनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट की। एक लंबी दूरी के धावक को अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लंबी दूरी का धावक है और उसको एनर्जी की बहुत आवश्यकता है और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स है, इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट अधिक लेना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी? तो इसके ऑप्शन है गाजर, गेहूं, सूर्य की किरणें या खट्टे फल। तो आपको बताना है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य की किरणें, सन रेज। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नेम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो होता है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से सूखा रोग या इंग्लिश में कहें तो रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? तो इसके ऑप्शन है आंवला, अमरूद, नींबू या टमाटर। तो देखिए, ये चारों ही एस्कॉर्बिक अम्ल के सबसे अच्छे स्रोत हैं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल से मतलब क्या है, पहले ये जान लीजिए। तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है, ठीक है। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी। तो आपको बताना है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। देखिए, आंवले की बात करें तो आंवले में 445 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में 445 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। ऐसे ही अगर 100 ग्राम गुआवा हम खाते हैं तो इसमें 228.3 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। और 100 ग्राम लेमन की बात करें तो इसमें 53 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। और टोमेटो की बात करें तो 100 ग्राम टोमेटो में 10 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आंवला में, दूसरे नंबर पे अमरूद, तीसरे नंबर पे लेमन और चौथे पे टमाटर। ये सीक्वेंस होता है और यहाँ पे सबसे बढ़िया पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ परिवर्तित करता है? वेयर डज लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू ग्लिसरीन? तो आपको बताना है लाइपेज वसा को ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, कुछ भी कह सकते हैं आप, में कहाँ पर परिवर्तित करता है? तो इसके ऑप्शन है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में या पक्वाशय में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत में। लाइपेज वसा को ग्लिसरीन में छोटी आंत में कन्वर्ट करता है। और वसा का पाचन कैसे होता है? तो वो होता है अग्नाशयी रस द्वारा, यानी बाइल जूस द्वारा। नेक्स्ट, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड? तो इसके ऑप्शन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन। तो फूड में हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है बॉडी के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमको भोजन या फूड से मिलता है। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती है तब सेकंड नंबर पे आता है फैट, लेकिन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होता है। इस विटामिन सी डिफिशियंसी कॉज्ड? तो इसके ऑप्शन है रक्त का ना जमना, भूख की कमी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इससे हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कर्वी। विटामिन सी की अगर हमारे अंदर कमी हो जाए तो हमें स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता होती है वो कम हो जाती है विटामिन सी की कमी से, ठीक है, यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमारे मसूड़े से रक्त निकलने लगता है, यानी मसूड़े फट जाते हैं। तो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर,
ये सब विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट, वसा का अच्छा स्रोत है। इज इट अ गुड सोर्स ऑफ फैट? तो इसके ऑप्शन है मक्खन, दूध, आलू या मछली। तो आपको बताना है कि वसा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मक्खन। वसा का सबसे अच्छा स्रोत मक्खन यानी बटर है। देखिए, बटर जो है यानी मक्खन जो है, इसमें 51.4 ग्राम फैट होती है 100 ग्राम बटर में, ठीक है। और मिल्क की बात करें, और कुछ लोगों ने मछली समझा होगा, तो मछली में जो है वो 29.9 ग्राम फैट होती है। लेकिन मछली में एक और चीज होती है, मछली में हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड भी मिलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, बटर। नेक्स्ट, लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा आवश्यक है? हाउ मेनी कैलोरीज डू यू नीड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर? तो इसके ऑप्शन है 4000 से 4500 कैलोरी, 5000 से 5500 कैलोरी, 4200 से 4500 कैलोरी या 3700 से 4200 कैलोरी। तो लंबी दूरी धावक के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5000 से 5500 कैलोरीज। एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए 5000 से 5500 यानी 5000 से 5500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? विच ऑर्गन इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो इसके ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, आंत या फेफड़े। तो पाचन तंत्र से संबंधित क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंत यानी इंटेस्टाइन। पाचन तंत्र से संबंधित अंग आंत है। फेफड़ों की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी से संबंधित है। मस्तिष्क की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और हार्ट की बात करें तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें से हम अभी तक इनमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम कर चुके हैं। नेक्स्ट, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? आयरन इज अवेलेबल इन विच फूड आइटम? तो इसके ऑप्शन है अंडे व मांस, पनीर, हरी सब्जियां, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आयरन अंडे व मांस, पनीर, हरी सब्जियों, इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट, सामान्य रोजमर्रा गतिविधियों में व्यक्ति की कितनी औसत ऊर्जा खर्च होती है? What is the average energy consumed by a person in normal daily activities? इसके ऑप्शन है 2000 से 4000 किलो कैलोरी, 3500 से 6000 किलो कैलोरी, 1800 से 2700 किलो कैलोरी, 1500 से 3000 किलो कैलोरी। तो आपको बताना है सामान्य रोजमर्रा गतिविधियों में कितनी एनर्जी खर्च होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1800 से 2700 किलो कैलोरी एनर्जी। सामान्य रोजमर्रा गतिविधियों में एक सामान्य वजन के इंसान के लिए 1800 से 2700 किलो कैलोरी रोज खर्च होती है। विभिन्न गतिविधियों में प्रतिदिन कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये मैं आपको एक चार्ट बना के बता देता हूँ। तो देखिए, 5 ईयर के चाइल्ड की बात करें तो इसके लिए 1300 से 1700 किलो कैलोरी की एनर्जी डेली रिक्वायरमेंट होती है। और नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उसका मैं आपको बता भी चुका हूँ, 1800 से 2700 किलो कैलोरी। अगर थोड़ा हार्ड वर्कर है, कठिन परिश्रम करने वाला पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो इसके लिए 4500 से 6500 किलो कैलोरी। जैसे कि मजदूर वगैरह होते हैं, यहाँ पे उनकी बात की गई है, जो बिल्डिंग बनाने में वगैरह में ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या किसान होते हैं, उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनर की बात करें, जो भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो उसको 5000 से 5500 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और नौकायान चलाने वाले को, यानी नाविक जो होता है, जो नाव चलाते हैं, उनको 5400 से 5600 यानी 5400 से 5600। और जो शॉर्ट डिस्टेंस रनर होते हैं, यानी छोटी दौड़ के जो रेसर होते हैं, यानी स्प्रिंटर, इनको 3700 से 4200 किलो कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो तैराकी करते हैं, यानी जो स्विमर होते हैं, उनको 4000 से 4500 किलो कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये अप्रॉक्स एक रेंज है, हो सकता है किसी बुक में थोड़ा डिफरेंस लिखा हो,
लेकिन इतनी आवश्यकता होती है। तो ये चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी पूछ भी लेता है कि एक स्विमर को कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, या नाविक को, नॉर्मल पर्सन को, या छोटे बच्चों को कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस चार्ट से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट, कुल स्थायी दांतों की संख्या है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। तो इसके ऑप्शन है 30, 31, 32 या 33। तो आपको बताना है टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 32। कुल स्थायी दांत यानी टोटल परमानेंट टीथ 32 यानी 32 होते हैं। तो हमारे मुख में कितने तरीके के दांत होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। को 4 टाइप के दांतों में डिवाइड किया गया है। तो ये होते हैं, देखिए, इंसीजर, ये होते हैं टोटल 8। इसके बाद आते हैं कैनाइन, ये होते हैं 4। इसके बाद आते हैं रीमोलर्स, ये होते हैं 8। और इसके बाद आते हैं मोलर्स, ये होते हैं 12। तो इस तरीके से टोटल 32 टीथ हमारे मुख में होते हैं। इनको आप याद कर लीजिए कि कौन कितने दांत होते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग है। व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट। तो इसके ऑप्शन है मुंह, होंठ, जीभ या दांत। तो टेस्ट के लिए मेन ऑर्गन कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीभ। जो हमारी टंग होती है यानी जो हमारी जीभ होती है, ये स्वाद की मेन इंद्री है। नेक्स्ट, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर फूड आइटम डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो इसके ऑप्शन 2, 3, 4 या 6। तो कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को यानी फूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। शरीर निर्माण यानी बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक। दूसरा होता है रोगों से सुरक्षा यानी प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं डिजीज से। और थर्ड होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड यानी एनर्जी गिविंग फूड। तो इस तरीके से भोज्य पदार्थों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं बॉडी बिल्डिंग, जो है शरीर के निर्माण में, जैसे कि प्रोटीन। रोगों से सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें जैसे विटामिन आते हैं हमारे। और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है और फैट भी। तो इस तरीके से हमारे भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है। द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज। तो इसके ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या अग्नाशय। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी संरचना यकृत, लीवर या इसको जिगर भी कहते हैं, ये है। और इसका वजन जो है वो 1.5 kg से 2 kg तक हो सकता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो इसके ऑप्शन स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या रक्तअल्पता। तो आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होता है। और विटामिन ए का केमिकल नेम या रासायनिक नेम क्या है, तो वो है रेटिनॉल। विटामिन ए को हम रेटिनॉल नाम से भी जानते हैं। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट, भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित रखने में सक्षम नहीं है। द एलिमेंट ऑफ फूड विच द बॉडी इज नॉट एबल टू स्टोर। तो इसके ऑप्शन है वसा, खनिज लवण, विटामिन या जल। तो आपको बताना है कि हमारे भोजन में जो तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, प्रोटीन, इनमें से कौन चीज बॉडी में स्टोर नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन। विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। आपने सुना भी होगा कि विटामिन सी जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो विटामिन की जितनी आवश्यकता होती है उतना हमारी बॉडी में यूज होता है, और आवश्यकता से ज्यादा विटामिन होने पर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं।
वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। नेक्स्ट, इनमें से कौन शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट इज प्रॉपरली इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल एक्सरसाइज? तो इसके ऑप्शन है पाचन तंत्र, हृदय परिसंचन तंत्र, श्वसन तंत्र या मांसपेशी तंत्र। तो पूछा है कि वह कौन सा शारीरिक तंत्र है यानी फिजिकल सिस्टम है जो व्यायाम में शायद सम्मिलित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाचन तंत्र। देखिए, कार्डियोवास्कुलर, श्वसन तंत्र और मस्कुलर सिस्टम यानी कार्डियोवास्कुलर यानी ब्लड सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और मसल सिस्टम, ये तीनों तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन एनर्जी यहीं से मिलती है, ठीक है। ये शायद सम्मिलित होता है, डायरेक्ट सम्मिलित नहीं होता। नेक्स्ट, पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द रिमेनिंग नहीं डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टेड फैट टू बिकम यूजफुल फॉर एनर्जी? तो इसके ऑप्शन है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 6 घंटा। तो आपको बताना है जो फैट पच जाता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 आवर, 6 घंटा। पचे हुए वसा को ऊर्जा में परिवर्तित होने में 6 घंटे ये 6 आवर का समय लगता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घटक संतुलित व स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर अ बैलेंस एंड हेल्दी लाइफ? तो इसके ऑप्शन व्यायाम, पानी पीना, सिर्फ 5 यूनिट खराब पानी पीना, फल व सब्जियों का सेवन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा घटक हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका सही आंसर है, आप सभी का सही होगा ये, ऑप्शन सी, खराब पानी पीना। हल्का सा भी, यहाँ तो 5 यूनिट की बात की गई है, कम हो या ज़्यादा खराब पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो 5 यूनिट हो, 1 यूनिट हो या आधा यूनिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खराब मतलब खराब, इसीलिए हमें साफ पानी पीना चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इस पार्ट में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज किए हैं और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो, लेकिन ये बहुत बड़ा सिस्टम है और इसमें क्योंकि हम न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो उम्मीद है इसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।